शिवानी जी और आद्या जी को तो मानो आज पंख ही लग गए थे। दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए काम कर रही थीं। आखिर उन दोनों के ही दोनों बच्चों की शादी जो थी। रात का अंधेरा घिर चुका था। पंडित जी मंडप पर बैठे हुए थे। आरांस और धीरवी दूल्हे बने हैंडसम सा मुखड़ा लिए बैठे हुए थे। दुल्हन को बुलाने के लिए संदेश भेजा जा चुका था। एक तरफ से कई लड़कियों के साथ दोनों दुल्हन धीमे कदमों से अपनी पलकें झुकाए शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए चली आ रही थीं। उनको देखकर आज उनके परिवार की आंखें नम थीं। आद्या जी ने आगे बढ़कर ध्वनि को और शिवानी जी ने आगे बढ़कर राशि के हाथ को पकड़ा। वो दोनों ही अपनी बेटियों को मंडप तक छोड़ने आईं। राशि धीर की बगल में बैठी और इस तरफ ध्वनि आराज की बगल में बैठी। कृति निधि का हाथ पकड़े अमित के साथ खड़ी थी। वो उन दोनों जोड़ी को देखते हुए धीरे से अमित से कहती है, 2 दिन बाद हम भी ऐसे ही मंडप पर बैठेंगे ना? मुझसे वेट नहीं हो रहा। हाँ, मैं तो ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि तुम मेरी पसंद के शादी की जोड़ी में कैसी लगोगी। सब दुल्हनें खूबसूरत ही लगती हैं। देखो ध्वनि और राशि को कितनी सुंदर लग रही हैं। और मैं, तभी नीवी की आवाज़ आई, जो अपना सिर घुमाकर उन दोनों को देख रही थी। अमित हंसकर बोला, तुम तुम तो आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि मुझे लगता है आज ही तुम्हें 2-3 बच्चे प्रपोज कर देंगे। कृति उसे घूरते हुए कहती है, अगर उसके पिताश्री ने सुन लिया तो तुम्हें मंडप की जगह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरफ शादी की विधियां शुरू हो चुकी थी। वो मंगल घड़ी आ चुकी थी जब दो जोड़े इतनी तकलीफों के बाद आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले थे। पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पूरे वातावरण में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी की आवाज़ गूंजी। चारों अपनी अपनी जगह खड़े हुए। एक तरफ कृति वरमाला की थाल लेकर खड़ी थी तो दूसरी तरफ मिश्री। आरास हल्का सा अपना सर झुकाता है। ध्वनि उसके गले में वरमाला डालती है। उसके बाद आरास उसके गले में वरमाला डालता है। इस तरफ धीर और राशि भी एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। पंडित जी की आज्ञा पर एक बार फिर सब अपनी जगह बैठ गए। कुछ मंत्रोच्चारण के बाद वर वधू का गठबंधन किया गया। उसके बाद उन चारों ने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर पहला, दूसरा, फिर तीसरा और ऐसे ही फेरे लेते हुए अपने बीच की दूरियां कम करते गए। नफरत, गुस्सा, नाराजगी उन्होंने उसी अग्नि में सुहा कर दिया। अब उनके बीच कुछ था तो प्यार, विश्वास और इज्जत। सातों फेरों के सातों वचनों को उन्होंने दिल से लिया। अब ध्वनि के कन्यादान के लिए आद्या जी, धर्मेंद्र जी और राशि के कन्यादान के लिए रुद्र जी और शिवानी जी मंडप पर पहुंचे। ये सबसे ज्यादा भावनात्मक समय था, जहां सभी माता पिता की आंखें नम थीं। पार्वती जी कृति की ओर देखकर सोचती हैं कि 2 दिन बाद उन्हें भी तो ये करना होगा। मंडप पर बैठी ध्वनि सिर झुकाए सिसक रही थी। राशि का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इस रस्म को पूरी करने के बाद अब बस सिंदूर और मंगलसूत्र ही बचे थे। इस बार आरांस ने अपनी उंगलियों के बीच सिंदूर दबाया और पूरी इज्जत के साथ ध्वनि की मांग में सजा दिया। ध्वनि को वो मंजर याद आया जब आरांस ने मुट्ठी भर सिंदूर उसकी मांग में बस फेंक दिया था। लेकिन आज उस सिंदूर की और उसकी बहुत इज्जत थी। आरांस ने वापस से वो यार वाला मंगलसूत्र पहनाया, जिसे ध्वनि हमेशा से पहनती आई थी, जिसे पहनकर अब उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी हो गई हो। मंगलसूत्र पहनाते ही पंडित जी ने शादी संपन्न होने की घोषणा की। आरास मुस्कुराकर ध्वनि से कहता है, बीवी अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए। ध्वनि के शरीर में सिरन सी दौड़ गई। उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। ये चंद शब्द उसके खून में बिजली सी गति पैदा कर चुके थे। उन्होंने पंडित जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो मंडप से नीचे आए। इस तरफ धीर और राशि भी आज पूरे समाज और परिवार के सामने शादी के बंधन में बन चुके थे। आरांस और ध्वनि के बाहर आते ही निधि उनकी तरफ दौड़ पड़ी। मम्मा, डैड। उसे देखकर आरांस और ध्वनि की मुस्कुराहट बड़ी होती चली गई। निधि उन दोनों के बीच में आकर उन दोनों के हाथ पकड़ते हुए बोली, अब हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। आरांस और ध्वनि ने एक साथ नीचे झुककर निधि के एक एक गाल पर किस किया। ये पल कैमरे में भी कैद हो चुका था। आकाश में पटाखों की तेज आवाज गूंज रही थी। आतिशबाजियां वहां का माहौल रंगीन कर चुकी थीं। नीवी अब माँ और पिता दोनों का प्यार पाकर खुश हो गई थी। उनका परिवार पूरा हो चुका था। शादी की विधियां पूरी हो चुकी थीं। अब विदाई का वक्त था। ये एक ऐसी घड़ी थी
जहाँ रोएं या मुस्कुराएं किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ एक तरफ बेटी विदा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बहू आ भी तो रही थी। बाहर कई सारी गाड़ियां एक लाइन से लगी हुई थीं। मेहरा फैमिली और राजवंशी फैमिली अभी निकलने वाले थे। बाकी सभी मेहमान सुबह निकलने वाले थे। ध्वनि नम आंखों से आद्या जी और धर्मेंद्र जी के गले लगती है। आद्या जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहती हैं, मुझे कहने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी लाडो अपने सारे फर्ज अच्छे से जानती है, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। पुराने सारे गिले शिकवे बुलाकर अब नई जिंदगी की शुरुआत करना। धर्मेंद्र जी नम आंखों से उसे देखते हुए बोले, आज तुम नए घर जा रही हो बेटा, लेकिन इस घर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। कभी भी अपने घर आने से हिचकिचाना मत। ध्वनि सिसकते हुए अब धीर के गले लगती है। इस तरफ राशि भी आंसू भरी आंखों से सबसे मिल रही थी। आरांस निवी को गोद में लिए खड़ा था। निवी सबको रोते हुए देखकर मायूसी से पूछती है, डैड अभी तो सब हैप्पी थे ना, फिर रोने क्यों लगे? क्योंकि अब आपकी मम्मा को हमारे पास आना है और आपकी मामी को आपके मामा के साथ जाना है। ऐसा क्यों? सब एक साथ भी तो रह सकते हैं। आरास उसकी बात पर कुछ नहीं कह पाया। वो बच्ची थी, कैसे समझाता वो उसे जग की रीत। लेकिन उसकी पकड़ जरूर निवी पर मजबूत हो गई थी। उसे निवी का फ्यूचर जो दिखने लगा। उसने मन ही मन सोच लिया था कि कभी भी फ्यूचर में भी वो निवी को कहीं जाने नहीं देगा। बाकी फ्यूचर किसने देखा है? सबसे मिलने के बाद वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। सभी गाड़ियां एक साथ चल पड़ीं, लेकिन कुछ दूर एक मोड़ पर जाकर गाड़ियां अलग हो गईं। कुछ मेरा हाउस की तरफ तो कुछ राजवंशी विला की तरफ चली गईं। कार राजवंशी विला के बाहर रुकी। सरला जी ने पहले ही सब तैयारियां कर रखी थी। राजवंशी विला भी आज किसी दुल्हन की तरह ही सजा था। निवी कार में ही सो चुकी थी। अमित उसे अंदर ले जाकर आज अपने बेड में सुला आया। आरांस और ध्वनि दरवाजे पर खड़े थे। शिवानी जी खुशी खुशी उनकी आरती कर रही थी। ध्वनि की नजरों के सामने पुरानी बातें चल रही थी। उस वक्त भी इसी तरह ध्वनि दुल्हन बनी दरवाजे पर खड़ी थी, जब शिवानी जी ने उसका स्वागत करने से मना कर दिया था। सही कहते हैं लोग, वक्त सब बदल देता है। एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। ध्वनि उनके कहे अनुसार पहले की तरह कलश गिराकर आलते की थाल में पांव रखकर अंदर आई। चौहान परिवार भी वहीं मौजूद था। शिवानी जी सबसे पहले उन्हें घर में बने मंदिर लेकर गईं। ध्वनि ने और आरास ने साथ में भगवान को प्रणाम किया। आखिर उन्हीं की तो लीला थी है, उन्होंने ही उन्हें पहले मिलाया था। कुछ देर बाद वो लोग हॉल में बैठे हुए थे। आरास और ध्वनि के बीच आलते से भरी थाल रखी हुई थी। अर्चना मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे तुम दोनों तो इस खेल के बारे में पहले से जानते होगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मेरे हाथ में अंगूठी है, मैं इसे इसमें डालूंगी और तुम दोनों को उसे ढूंढना है। जिसने पहले ढूंढ कर निकाला उसका ही राह चलेगा। ये सब तो कहने की बात है, जीते कोई भी, राज तो बीवी का ही चलता है। विवेक मजाकिया लहजे में बोला। अमित और वो हंसते हुए हाई फाई करते हैं। अर्चना आंखें छोटी करके विवेक को घूरते हुए कहती है, तुम्हें आजकल बड़ा मजाक सूझ रहा है। सॉरी। विवेक शांत बैठ गया। अर्चना ने थाल में हाथ डालकर गोल गोल घुमाकर अंगूठी उसी में छोड़ दिया। ध्वनि और आरास ने साथ में हाथ अंदर डाला। यस भाभी, आपको जीतना होगा। अमित ध्वनि को चीयर अप करते हुए बोला, यू कैन डू दिस ध्वनि, कम ऑन। विवेक भी हौसला अफजाई करते हुए बोला, बड़ी जल्दी पार्टी बदल ली तुम दोनों ने। आरास भवें उचकाकर कहता है। अमित दांत दिखाते हुए बोला, मैं तो शुरुआत से ही भाभी की पार्टी में था। अरे यार, एक अंगूठी ढूंढने में कितना टाइम लगा रही हो तुम दोनों? अर्चना चिढ़कर बोली। अब बेचारी ध्वनि क्या बताए वो किस मुसीबत में फंसी हुई थी। दरअसल आरास को अंदर हाथ डालते ही अंगूठी मिल गई थी, लेकिन उसने उसे बाहर निकालने की बजाय अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। ध्वनि को अंगूठी मिल ही नहीं रही थी। आरांस भी बस वैसे ही हाथ इधर उधर चलाते हुए बार बार ध्वनि को तंग कर रहा था। तुम लोगों से आज अंगूठी निकलेगी या नहीं? अर्चना पिछले 15 मिनट से अर्चना अपनी नजरें गड़ाए बैठी थी। भाभी, अंदर अंगूठी मिल ही नहीं रही। ध्वनि ने आखिरकार अपने हाथ बाहर करते हुए कहा। भाभी वो क्या है? ध्वनि के हाथ बाहर करते ही अमित की नजर उसकी उंगली पर गई। ये तो वही अंगूठी है, ये तुम्हारी उंगली में कैसे आई? अर्चना चौंकते बोली। ध्वनि भी शॉक्ड होकर अपनी उंगली देख रही थी। अचानक सबके दिमाग में कुछ खटका। सबकी नजर एक साथ आरांस पर गई। वो एटीट्यूड भरी मुस्कुराहट लिए कहता है,
यार सिर्फ अपनी बीवी को खुद के ऊपर हुक्म करने का लाइसेंस देता है। उसकी बात सुनकर सभी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं ध्वनि की पलकें लाज के मारे झुक गई। आराम से अपने रूम के आगे खड़े दोनों पैरोदारों को आंखें छोटी किए देख रहा था। ये रस्म है भाई, आप निक दीजिए, तभी अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। अमित आराज की घूरती नजर देखकर इधर उधर देखते हुए बोला। तभी पीछे से विवेक आराज के कंधे पर अपनी बाहें टिकाते हुए कहता है, रस्म तो ठीक है, लेकिन तू लेडीज में कब से शामिल हो गया? तू कह तो कृति को किसी लड़के से शादी करने के लिए कह दूं? भाई राशि का नेक चाहिए, मैं उसे दूंगा। उसने मुझे कॉल करके बोला है। अमित चिढ़कर बोला। आप अंदर जाना है तो नेक देना पड़ेगा। अर्चना मुस्कुराकर बोली। अनास अपने कुर्ते की जेब से ब्लैंक चेक निकालकर उन दोनों की तरफ बढ़ाता है। अमित झट से वो चेक पकड़ते हुए कहता है, थैंक्स, मैं और राशि बांट लेंगे। चेक नहीं, चेक में अमाउंट लिखकर। आप इंजॉय करो, बाय। अमित भागते हुए निकल गया। अर्चना मुस्कुराते हुए विवेक के साथ चली गई। आराम सर हिलाते हुए अपने कमरे के अंदर चला गया। अंदर का माहौल देखकर उसके होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट फैल गई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। पूरा कमरा गुलाब और चमेली के फूलों से सजा हुआ था। कमरे में उनकी भीनी सी खुशबू मधोसी भरे आलम बना रही थी। ध्वनि घूंघट ओढ़े बड़े से सजे हुए बेड के बीचों बीच बैठी हुई थी। उसकी धड़कनें बेतहाशा शोर कर रही थी। आरास धीमे कदमों से चलते हुए उसके पास बैठ, घूंघट, अब अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए गिफ्ट की जरूरत पड़ेगी? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बीबी। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है जो मैं अपनी वेडिंग नाइट पर दूंगा। आरास उठा और बेड के साइड टेबल का ड्रॉर खोलकर एक फाइल निकालता है। वो उसमें से एक पेपर निकाल ध्वनि की तरफ बढ़ाता है। ध्वनि घूंघट के नीचे से ही उन पेपर्स पर नजर डालती है। आरास उसका घूंघट ऊपर करता है। ध्वनि आंसू भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। अब फिर ये आंसू क्यों बीबी? आरास बड़े प्यार से पूछता है। ये ये तो ध्वनि के होंठ कांप रहे थे। आरास मुस्कुराकर उस पेपर पर नजर डालकर कहता है, एडमिशन फार्म है बीबी, फैशन डिजाइनिंग कॉलेज का। हाँ, मगर ये क्यों? ध्वनि के होंठ कांप रहे थे। उसके हाथों में उसका बचपन का सपना था। क्योंकि ये तुम्हारा सपना है। लेकिन मैं कैसे? घर में सब क्या कहेंगे? निधि को कौन संभालेगा? मुझे अब नहीं करना ये। बीबी, कौन क्या कहेगा ये मैटर नहीं करता है ना। वैसे भी घर में सब ये सुनकर खुशी होंगे। अब निधि तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है। फिर अब तो वो सबसे घुल मिल भी गई है। तुम्हें कौन सा दिन रात कॉलेज में रहना है? आराम से उसे समझाते हुए बोला। ध्वनि झट से उसके गले लग गई। थैंक यू, उसे सकते हुए बोली। आराम से स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कुछ पल दोनों ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करते रहे। फिर ध्वनि उससे दूर हुई। आराम से वो फार्म लेकर वापस ड्रॉर में रखते हुए बोला, अब मेरे गिफ्ट की बारी है। ध्वनि कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उसे देखती है। आराम तिरछी मुस्कुराहट लिए कहता है, मैंने क्या कहा था बीबी, याद करो, हमारी वेडिंग नाइट है आज। उसकी बात सुनकर ध्वनि को उस दिन आराम की कही गई बात याद आई। जितना तड़पाना है तड़पा लो बीबी, वेडिंग नाइट को मैं इंटरेस्ट के साथ तुम्हें तड़पाऊंगा। ये याद आते ही ध्वनि के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और पलकें झुक गईं। आरांस उसे ऐसे देखकर दिलकश मुस्कुराहट लिए उसके चिन को पकड़ चेहरा ऊपर करता है। अभी सबका कोई फायदा नहीं है बीबी। ध्वनि पलकें उठाकर उसकी चाहत भरी आंखों में झांकती है, जहां उसे अपने लिए चाहत, प्यार और तड़प दिख रही थी। आरांस उसके चेहरे के करीब आया। क्या तुम हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो? ध्वनि को अपनी पिछली वेडिंग नाइट याद आई। वो मुस्कुराई। उस वक्त आरांस गुस्से में था, लेकिन उसने अपनी हदों को फिर भी नहीं लांघा था। उसे वो रात याद आई जब वो और आरांस पहली बार करीब आए थे। उस वक्त वो होश में थी। उसे हर वो एहसास आज भी याद है, लेकिन आरांस को कुछ भी याद नहीं। वो भी अब पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहती थी। आज की रात खास थी। आज दोनों होश में थे। वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। उसने आरांस की आंखों में देखा और हया भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं आपके साथ नई शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। आरांस मुस्कुरा दिया। उसने ध्वनि का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके करीब जाते हुए धीरे से कहा, इस नए सफर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए।
दोनों के शरीर में कपकपी सी फैली। वो उसे गहराई से चूमने लगा। ध्वनि के हाथ उसके बालों में घूमने लगे। आरांस के हाथ अब धीरे धीरे उसके गहनों पर घूमने लगे। उसने उसके होठों को छोड़ा और अब गले पर आ गया। इस बीच उसके हाथ लगातार ध्वनि को गहनों से आजाद कर रहे थे। दोनों पूरी तरह मदहोश हो चुके थे। ध्वनि खोसी गई उसकी छुअन में। उस अंधेरे कमरे में दोनों आज पूरे होश में एक दूसरे को समर्पित हुए थे। रात गहराती गई और साथ ही उनका प्यार भी। इस बार कोई नफरत या गुस्सा नहीं, सिर्फ प्यार। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे धोनी की बनाई खीर की तारीफ कर रहे थे। अनीता जी उसकी तरफ एक लाल रंग का डब्बा बढ़ाती हैं। ध्वनि उन्हें मना करते हुए बोली, दादी, पहली रसोई पर भी तो गिफ्ट दिया था, फिर इसकी क्या ज़रूरत है? जब हर चीज़ की नई शुरुआत हुई है तो इसे भी नए सिरे से करते हैं, वो मुस्कुराकर बोली। ध्वनि ने उनकी बात का मान रखते हुए वो बॉक्स ले लिया। सभी ने उसे कुछ न कुछ दिया। इस बार ध्वनि ने सबके पैर छुए और सभी से उसे आशीर्वाद मिले। आरांस ने भी उसे डायमंड का सेट दिया था। नीवी सबको कुछ न कुछ देते हुए देखकर पपी फेस बनाकर कहती है, मम्मा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। ध्वनि मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें खीर पसंद आई? नीवी सर ऊपर नीचे करते हुए कहती है, हाँ आई ना, बहुत बहुत टेस्टी है। मगर आपने कैसे बनाई? आपको तो खाना बनाना नहीं आता ना? उसकी बात सुनकर ध्वनि की आंखें बड़ी हो गईं। उसने एक नज़र सब पर डाली। सब अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। वो निवि को घूर दिए। पहले उसने उत्तराखंड में आरांस के सामने उसे एम्ब्रेस किया था और अब पूरे ससुराल के सामने। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लिए सबकी तरफ देखते हुए कहती है, सीख लूँगी मैं खाना बनाना। कोई ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। अगर कम पड़े तो और हायर कर लेना। तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आराम सख्ती से बोला। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। शिवानी जी सिर हिलाकर कहती हैं, हाँ बेटा, अंश सही कह रहा है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। आज वापस से धूम मची थी। कृति का पूरा गांव ही सजा हुआ था। उसके घर के उसी बड़े से आंगन में मंडप बना हुआ था। कृति और अमित की शादी का मंडप खूबसूरती से सजाया गया था, जिसमें लाल गुलाब, चमेली और पीले गेंदे के फूल थे। अमित एक सफ़ेद शेरवानी में मंडप में बैठा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जो वो सालों से महसूस करना चाहता था। सभी लोग बाराती के स्वागत सत्कार में लगे हुए थे। तभी कृति दुल्हन के जोड़े में सजी हुई आई। अमित ने देखा, उसने लाल रंग का एक भारी लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सोने का काम किया गया था। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो लहंगा अमित ने खुद अपनी पसंद से बनवाया था, जिसमें कृति बेहद हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ध्वनि और राशि उसे अमित की बगल में बैठा देती हैं। फिर से वही रस्में। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब फेरों की बारी आई तो अमित ने कृति का हाथ थामकर वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। कृति मुस्कुरा दी। फेरे पूरे हुए, कन्यादान हुआ, हर एक रस्म पूरी की गई। अमित ने उसकी मांग भरने से पहले एक बार फिर पूछा, अभी भी वक्त है, सोच लो। कृति नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, इतना श्योर मैं आज तक किसी चीज के लिए नहीं हुई। अमित ने मुस्कुराकर उसकी मांग भर दी। अब तुम कहोगी भी, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ध्वनि ने मंगलसूत्र अमित के आगे किया, जिसे लेकर उसने कृति के गले में प्यार से पहना दिया। आज एक और प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई। हर मुश्किल को पार कर हमेशा के लिए एक हो गई। कृति राजबंशी विला की चौखट पर खड़ी थी। यूं तो वो कई बार यहाँ आई थी, लेकिन आज बात कुछ अलग थी। वो आज इस घर की छोटी बहू थी। कामनी जी ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सबसे पहले उन्होंने मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर वही खेल। अमित और कृति आमने सामने बैठे हुए थे। ध्वनि ने जैसी अंगूठी अंदर डाली, कृति और अमित तुरंत लपक पड़े। दोनों ने एक दूसरे को घूरा, फिर पूरा ध्यान अंगूठी पर लाकर उसे ढूंढने लगे। कृति, तुम्हें जीतना होगा, अर्चना बोली। राशि और अर्चना कृति की तरफ थी। विवेक और धीर अमित की तरफ थे। निवि को समझ ही नहीं आया कि वो किसकी साइड ले, इसलिए वो ध्वनि के पास खड़ी बस देख रही थी। आखिरकार कृति ने फतेह हासिल कर ही ली थी। राशि और अर्चना जोर से चीखे, ये हमारी टीम जीत गई। हाँ हाँ ठीक है, होता है कभी कभी, अमित मुंह बनाकर बोला। अब कृति को रूम में ले जाया गया। इस बार ध्वनि, अर्चना और राशि
तीनों ही गेट पर खड़े थे। अमित बेचारा उन तीनों को देखकर चौंक गया। ये कौन सी बात हुई भाई? भाई के टाइम में इतने लोग नहीं थे। अरे तो उस टाइम मैं खुद दुल्हन थी। देख भाई से तो ब्लैंक चेक ले लिया तूने, अब अपनी बारी आई तो हाथ खड़े कर रहा है। राशि आंखें दिखाते हुए बोली, देखिए प्यारे देवर जी, अगर हमारी देवरानी जी से मिलना है तो नेक तो देना पड़ेगा। ध्वनि मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, वो 500 के नोट की गड्डी बढ़ा देता है। वो लोग उसे लेकर रास्ते से हट गई। अमित चैन की सांस लेकर अंदर गया। अंदर पूरा रूम बहुत ही खूबसूरती से सजा था। कृति बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। अमित सबसे पहले अपने कबर्ड में से एक बॉक्स निकालता है और कृति की तरफ बढ़ जाता है। ये क्या है? कृति उस बॉक्स को देखते हुए बोली, खुद ही देख लो। कृति बॉक्स खोलती है। उसमें पतली सी सोने की चैन थी जिसमें दिल बना हुआ था और के लिखा हुआ था। कैसा है? ब्यूटीफुल, लेकिन तुमसे कम। कृति हंस दी। अमित धीमे लहजे में बोला, तुम्हें पता है, मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है। अभी बस 2 महीने पहले तक तो हमें खबर भी नहीं थी एक दूसरे की। तो अब यकीन कर लो, अब हम साथ हैं। आई लव यू टू। उस दिन जो अधूरा छोड़ा था वो आज पूरा कर लूं। रोका किसने है? अमित कृति को लेकर बेड पर गिर गया। रिसेप्शन की शाम। आज राजवंशी विला के गार्डन एरिया में रिसेप्शन रखा गया था, जहां राजवंशी परिवार को जानने वाले सभी और साथ ही मीडिया भी इनवाइटेड थी। हर जगह आरांस और अमित की शादी की बात आग की तरह फैल चुकी थी। मीडिया अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बेकरार थी। राजवंशी फैमिली सभी के बीच आई। राशि और धीर भी उनके साथ थे। आरांस धोनी और निधि के साथ, अमित कृति के साथ, धीर राशि के साथ खड़ा था। मीडिया अपने सवाल पूछने के लिए उत्साहित थी, लेकिन वो जानती थी कि आरांस के बिना इजाजत वो कुछ नहीं पूछ सकते। आरांस ने माइक हाथ में लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज ये रिसेप्शन हम सब ने राजवंशी फैमिली के न्यू मेंबर से आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रखी है। आप सभी को शादी की न्यूज मिल ही चुकी होगी। मीट माई वाइफ ध्वनि आरांस राजवंशी एंड माई डॉटर निबिशा ध्वनि आरांस राजवंशी। अमित राजवंशी की वाइफ कृति राजवंशी, राशि राजवंशी, जिनकी शादी IAS धीर मेहरा से हुई है। कांग्रेचुलेसन सर। मे आई आस्क सम क्वेश्चंस? यस सर, आपको शादी 4 साल से पहले ही हो गई थी, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये हमारा पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं लगता अब और कुछ पूछने की जरूरत है। पार्टी एंजॉय कीजिए। 2 साल बाद आपको मेरे बाल छोड़ देना। मौसी का बेड पर करीब 1 साल की बच्ची अपने हाथ पैर फेंकते हुए करीब 5 साल की बच्ची के बाल अपने मुट्ठी में भर रखे थे। क्या हुआ निवी? कृति दौड़ते हुए अंदर आई। मौसी ये देखिए। उसने अपने बाल की तरफ इशारा किया। निवी अब 5 साल की हो चुकी थी। वो बोलने में अब बिल्कुल भी नहीं अटकती थी, लेकिन अभी उसकी आवाज में वही मासूमियत मौजूद थी। कृति उस छोटी सी बच्ची को घूरते हुए बोली, ये लड़की एक दिन घर में सबको गंजा करके ही छोड़ेगी। ध्वनि भी अंदर आई। क्या हुआ निवी, क्यों चीख रही थी? कृति की ओर देखकर, तू क्यों नन्ही सी जान पर इतना भड़क रही है? वो धीरे से उस छोटी सी बच्ची के हाथों से निवी के बाल छुड़ाती है। और देखो, आकृति रेडी हो गई। उसके प्यार से पुचकारने पर बेड पर लेटी आकृति कुर्सी से हाथ पैर फेंकते हुए खिलखिला उठी। देख कितनी अच्छी बच्ची है। ध्वनि कृति की तरफ देखकर घूरते हुए बोली, जिस पर कृति का मुंह बन गया। निभी बेटा, डैड आपको ढूंढ रहे हैं। ध्वनि निभी की तरफ देखते हुए बोली। निभी तुरंत से रिलाकर बाहर चली गई। ध्वनि भी जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ, अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ हाँ, रख लूंगी। ऑल दी बेस्ट। कृति से रिलाकर बोली, थैंक्स। ध्वनि मुस्कुराकर चली गई। यह है आकृति, अमित और कृति की 1 साल की शरारती बेटी, जो अपनी बड़ी माँ की लाडली है। दरअसल अभी आरांस और ध्वनि एक फैशन शो में जा रहे थे। ध्वनि ने इन 2 सालों में फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स पूरा कर लिया था। अभी भी उसकी आगे की पढ़ाई बाकी थी, लेकिन इस कोर्स के बाद उसने अपनी पहली ड्रेस डिजाइन की, जिसने तहलका मचा दिया। उसकी पहली डिजाइन की हुई ड्रेस ने फैशन शो में फर्स्ट प्राइज जीत लिया, जिसे रिसीव करने आज वो लोग जा रहे थे। आरांस और ध्वनि उस बड़े से मॉल में पहुंचे। हमेशा की तरह सभी की नजरें उन दोनों पर ही टिक गईं। वो दोनों सबसे आगे VIP सीट पर बैठे। स्टेज पर ध्वनि की डिजाइन की हुई ड्रेस बड़े ही सलीके से सजी हुई थी। ध्वनि का नाम अनाउंस हुआ। आरांस और ध्वनि साथ स्टेज पर गए। सो मिसेस राजवंशी, आपकी पहली डिजाइन की गई ड्रेस ने
फर्स्ट प्राइज अपने नाम किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एंकर ने माइक ध्वनि की तरफ बढ़ाया। हर किसी के सक्सेस के पीछे उसकी फैमिली का हाथ होता है। मेरे पीछे भी मेरी फैमिली का ही हाथ है। फैशन डिजाइनर बनना सपना था मेरा, जो हालातों के कारण अधूरा सा लगने लगा। लेकिन जब साथ हम सफ़र हो तो सारे सफ़र आसान लगते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे सपने को अपना सपना बनाकर मेरी हेल्प की है। मैं कोशिश करूंगी उनके भरोसे पर आगे भी खरी उतर पाऊँ। थैंक्स। ध्वनि ने माइक वापस लौटा दिया। फैशन शो के जज ने उसे प्राइज दिया। ध्वनि जब आराज के साथ घर आई तब सभी वहां मौजूद थे। राशि की गोद में 1.5 साल का बेटा रियान था। सभी को ध्वनि पर गर्व था। कृति ध्वनि के गले लगते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस, आखिरकार तेरा सपना पूरा हुआ। ध्वनि सबसे मिली। सबने उसे 1.5 साल आशीर्वाद दिया। डिनर के बाद सब चले गए। ध्वनि कमरे में आई तो उसकी नज़र बेड पर सो रही निधि पर पड़ी। वो नाइट सूट चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तब तक आराम आ चुका था। वो बालकनी में खड़ा था। ध्वनि एक पेपर अपने पर्स से निकालकर उसके पास आई। मेरे पास आपके लिए कुछ है। और वो क्या है? आरास उसकी तरफ पलटकर मुस्कुराते बोला। ये। ध्वनि वो पेपर्स उसके हाथ में थमा देती है। आरास की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी वैसे ही उसकी आंखें खुशी और हैरानी के मारे बड़ी हो गईं। मैं फिर से डैड बनने वाला हूँ। ध्वनि शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है। आरांस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने ध्वनि को खींचकर अपने गले से लगा लिया। थैंक्स, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अब मैं हर वो एहसास महसूस कर पाऊंगा जो निधि के टाइम पर नहीं कर पाया। आई लव यू बीबी। लव यू टू मिस्टर राजवंशी। वो आरांस पर अपनी पकड़ कस लेती है। दी एंड।